नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर न्यूज रूम से। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। और शुरुआत करते हैं खबरों की सबसे बड़ी खबर से जो झारखंड से इस वक्त आ रही है। झारखंड से देखिए बड़ी खबर, पश्चिमी सिंहभूम में लैंडमाइंस विस्फोट हुआ। विस्फोट में 3 जवानों की मौत हो गई जबकि 2 जवान घायल है। बड़ी खबर इस वक्त की, झारखंड से पश्चिमी सिंहभूम में लैंडमाइंस विस्फोट हुआ और विस्फोट में 3 जवान शहीद हुए जबकि 2 घायल है। 2 घायल में से एक जवान की हालत नाजुक बनी हुई है। सुबह 8:45 पर यह धमाका हुआ है। चाईबासा के होया हाथू गांव में लैंडमाइंस विस्फोट हुआ और घायल जवानों को फिलहाल रांची के मेडिकल अस्पताल लाया गया है। तो बड़ी खबर एक बार फिर, लैंडमाइंस विस्फोट हुआ है, नक्सलियों ने धमाका किया देखिए और 3 जवान शहीद हो गए हैं। 2 की हालत खराब है, इनमें से एक की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। दोनों घायलों को मेडिकल अस्पताल लाया गया बेहतर इलाज के लिए। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त पश्चिमी सिंहभूम से, चाईबासा के होया हाथू गांव में यह धमाका हुआ है, लैंडमाइंस धमाका, और इस धमाके में 3 जवान जो है वो शहीद हो गए। 2 जवान घायल हैं, इनमें से एक की हालत ज्यादा नाजुक है। दोनों घायलों को इलाज के लिए रांची के मेडिकल अस्पताल लाया गया। लगातार नक्सली वारदातों की खबरें आती रहती है। एक बार फिर इस खबर ने सबको चौंका दिया है। देखिए तो बिल्कुल अनूप, वाकई दिल दहला देने वाली तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको बता दें 3 जवान शहीद हुए हैं। 2 शहीद जवान कांस्टेबल हार्डवर शाह और दूसरे शहीद जवान कांस्टेबल किरण सुरेन का नाम हम आपको बता दें। जबकि तीसरे जवान की अगर हम बात करें तो तीसरे जवान भी बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। 3 जवान इस वारदात में, इस घटना में शहीद हुए हैं। आपको बता दें 8:45 पर लैंडमाइन विस्फोट होता है और उसमें कई जवान जख्मी होते हैं। जैसा कि जानकारी मिल रही है, अब तक 3 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है जबकि 2 ऐसे घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट है? हेलो ओम प्रकाश, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो बताएं कि क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है? जी लाइव जो है थोड़ी नहीं खाता है हैदराबाद। जी, अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार 3 जवान जो हैं इस हमले में शहीद हो गए हैं। तीनों झारखंड जगुआर से थे और जो ऑपरेशन चल रहा था चाईबासा के जंगलों में, उस ऑपरेशन में हिस्सा बनने वहां पर पहुंचे थे। आज एक्स्ट्रा फोर्स के रूप में वो उन्हें वहां भेजा गया था, लेकिन आज ये पूरी घटना जो है वो घट गई और एक लगातार इस तरह की घटनाएं जो हैं वो झारखंड में देखने को मिल रही है और साफ तौर से इसे लेकर जवानों में भी रोष है। और जो घटना हुई है उसे लेकर हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से घटना हुई है, लगातार इस तरह की घटनाओं से कितना आहत है और किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? ऐसे देखिए, परिवार का सदस्य जब भी शहीद होगा या कोई भी कैजुअल्टी होती है तो पूरा पुलिस परिवार मर्माहत है। लेकिन हम लोग लड़ने और राज्य के सुशासन के लिए बने हुए लोग हैं और हम अपने दायित्व को निभाना जानते हैं। शहीद हमारे सम्मान को बढ़ाता है। हम डरे नहीं हैं, हम बुज़दिल नहीं हैं। हम ये जो कायराना हरकत लोग कर रहे हैं, उनके घर में घुस के झारखंड पुलिस उनको पकड़ के लाएगी और उनके साथ सभी न्याय संगत कार्रवाई हम लोग करेंगे। ऐसे जो लोग भी हैं वो सुधर जाएं, या उपद्रवी हों या उग्रवादी हों या अपराधी हों, वो झारखंड पुलिस का इकबाल समझें और सम्मान करना सीखें। आज हमारे लोगों को कायराना हरकत करके डराने धमकाने की कोशिश ना करें। जिस दिन हम अपने आप पे आएंगे, आप कहीं भी नहीं रह पाएंगे। सरकार को अपने नीति में सुधार करने की आवश्यकता है और सरकार आज हमारे जवानों का सम्मान करे, उनके लिए समय निकाले, ना कि उनको केवल रिंग देकर और अपने काम में लग जाते हैं। सरकार से किस तरह की नाराजगी है, क्या वजह? देखिए, नाराजगी पैदा करने वाले पुलिस नहीं है। नाराजगी शब्द हमारे यहाँ से इशू नहीं होता है, ये हमारे सबकोश का चीज़ नहीं है। विरोध हमारे सबकोश का चीज़ नहीं है। हम लोग अनुशासन में रहते हैं। सरकार को खुद समझना चाहिए कि जो सरकार के रक्षा के लिए, जो उनके नीति के निर्वहन के लिए झारखंड पुलिस अपना बलिदान दे रहा है, उसका वो सम्मान करें और उसको उचित
पटल पे काम करने का मौका दें। ओम प्रकाश, बड़ा सवाल इन लोगों ने भी उठाया है, सरकार पर लगातार सवाल उठते रहे हैं ओम प्रकाश, और सबसे बड़ी बात कि 2019 के आखिरी तक कहा जा रहा था कि नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। 2020 बीत गया, 21 आ गया, ऐसा हुआ नहीं। इस बार लगातार हम सिलसिलेवार से देखें तो कई लैंडमाइंस धमाके हुए हैं, कई जवान शहीद हुए हैं, सीरीज चली आ रही है ऐसी। ऐसा लग रहा है कि लैंडमाइंस जो नक्सली हैं वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और चुनौती बन गई है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, पुलिस वालों के लिए, जवानों के लिए। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से अगर अभी डीजीपी ने भी इस बात को माना और साफ तौर से कहा कि लगातार जो मूवमेंट है वो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और लेकिन नक्सलियों द्वारा, खासकर अगर कोरोना की बात की जाए, कोविड संक्रमण काल में जिस तरह से मूवमेंट या फिर तमाम चीज़ों पर, परिवहन पर असर पड़ा, उसका फ़ायदा नक्सलियों ने उठा लिया और उसी दरमियान ज़्यादातर जगहों पर लैंड माइंस जो हैं उसे लगाया गया, जिसकी चपेट में आकर लगातार यहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अगर देखा जाए तो हर सप्ताह इस तरह की घटनाएं राज्य के किसी न किसी कोने में हो रही है, जिसकी जो गर्माहट है वो हमें साफ तौर से देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते भी अगर बात की जाए तो एक सीआरपीएफ के जवान जो कि लैंड माइंस में घायल हो गए थे, वहीं पर कुछ दिनों पहले ही लोहरदगा में जो जिस तरह का लैंड माइंस हुआ था उसमें जिला बल का एक जवान जो है वो शहीद हो गया। तो साफ तौर से कहा जाए तो नक्सली जो हैं वो अपनी मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं और लगातार पुलिस को भी चुनौती देते आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पुलिस मिल रही है, और ये आज जो वारदात हुई, आज जो घटना हुई है, वो कहीं ना कहीं इस बात को पुख्ता भी करती है। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली से सीआरपीएफ मुख्यालय के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। शंकर, एक बड़ी घटना को यहां पर नक्सलियों ने अंजाम दिया है, 3 जवान अब तक शहीद हो चुके हैं। सीआरपीएफ भी लगातार झारखंड और दूसरे नक्सल प्रभावित राज्यों में नक्सलियों के खिलाफ जंग कर रही है। तो क्या यह माना जाए कि अब झारखंड जागुआर या झारखंड पुलिस के अलावा सीआरपीएफ को और ठोस रणनीति बनाने की जरूरत होगी ताकि नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके? देखिए, निश्चित तौर पे इस मामले पर सीआरपीएफ के जो तमाम अधिकारी हैं इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से नक्सली इलाकों में और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। जिस तरह से आईडी ब्लास्ट किया गया है और इस मामले को लेकर सबसे पहले जो आज राहत और बचाव कार्य की अगर बात करें तो राहत और बचाव कार्य जो है काफ़ी तत्काल सेवा में अब वहाँ पर प्रारंभ की गई और वहाँ पर रांची से एयरलिफ्ट करके बाकायदा चाईबासा से बाकायदा एयरलिफ्ट करके जो रांची स्थित जो अस्पताल है वहाँ लाया गया और वहाँ पर बेहतर चिकित्सा व्यवस्था जो है वो मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। लगातार सीआरपीएफ मुख्यालय से तमाम जो अधिकारी हैं वो रांची में के अधिकारियों के साथ में जुड़े हुए हैं और इस मामले पर किस तरह से आगे उस इलाके में ऑपरेशन को अंजाम देना है, किस तरह से पूरे उस इलाके को घेरना है, किस तरह से इस मामले में आगे की रणनीति तैयार करनी है, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो नक्सल इलाकों की अगर बात करें तो हाल फिलहाल में झारखंड के अंदर में और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में काफ़ी नक्सलियों पर लगाम लगाया गया, काफ़ी नक्सलियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की गई। लेकिन जिस तरह से आज पूर्वी वेस्ट सिंहभूम इलाके में नक्सलियों के द्वारा इस मामले को अंजाम दिया गया है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तमाम अपडेट्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही कि जितना जल्द से जल्द इस मामले पर आगे बेहतर तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए और उस इलाके में जिस इलाके में ये नक्सली वारदात को अंजाम दिया गया है, इस आईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है, उस इलाके को चारों साइड से घेरने के लिए और उस इलाके में जितना जल्द से जल्द हो बेहतर ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए निर्देश दिया जा रहा है। सीआरपीएफ हेडक्वार्टर के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि इस मामले पर हम लोग 2 काम कर रहे हैं। एक तो राहत और बचाव कार्य में तत्काल जो भी उचित निर्देश हैं वो दिए जा रहे हैं, इसके साथ ही जो नक्सली इलाका है जहां पर वेस्ट सिंहभूम का जो इलाका है जहां पर आईडी ब्लास्ट हुआ है उसके आसपास चारों साइड से जो हम लोग कोशिश की जा रही है कि उस इलाके से किसी भी नक्सली को निकलने ना दिया जाए जिसने भी इस मामले को अंजाम दिया है और जिस तरह से आईडी वहां पे प्लांट किया गया था और जिस तरह से इस मामले की जो मुखबिरी की गई थी और अलग अलग सरकारें, केंद्र में एनडीए की सरकार है और प्रदेश में यूपीए की सरकार है, क्या ये एक हो सकता है कारण कि जो नीति निर्धारण होता है केंद्र की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से, उसको लागू करने में प्रदेश सरकार थोड़ी हिचकिचाती है क्योंकि सरकार वहां और है और खामियाजा शायद जवानों को भुगतना पड़ता है?
देखिए, इस मामले में जो जवानों का कहना है कि जो अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जो सीआरपीएफ से जुड़े मसले होते हैं उस मसले पर सीआरपीएफ अपना रुख जो है वो अख्तियार करती है। लेकिन यहाँ पर जो अभी जिस तरह से आईडी ब्लास्ट के मसले की अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं न कहीं मुखबिरी वाली जो बात है वो सामने आई है कि यहाँ पर उन जवानों से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो स्थानीय लोगों के द्वारा उन नक्सलियों को दिया गया। उसके बाद वो नक्सली जो है उस इलाके में इस तरह के आईडी को प्लांट किया और इस तरह से मामले को अंजाम दिया गया। तो यहाँ पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार के मसले पर कोई भी अधिकारी इस मामले को कुछ आगे नहीं कहना चाह रहे हैं। तो शंकर, मान लिया जाए सूचना तंत्र कमजोर है कि किस हमारे इंटेलिजेंस का सूचना तंत्र कमजोर है, शायद इस वजह से धमाके हो रहे हैं, जो सही खबर है वो नहीं पहुंच पा रही है जो हमारे जवान है उन तक या जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है उन तक, लेकिन नक्सलियों का सोर्स अब भी मजबूत है। 2019 के मुकाबले हम अभी देखते हैं तो उस वक्त इतने हादसे धमाके नहीं हुए जो अब हो रहे हैं। निश्चित तौर पे यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो इनपुट्स है वो सही इनपुट्स इन सीआरपीएफ के अधिकारियों जवानों को नहीं मिल पाया, अधिकारियों को नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से ये आईडी ब्लास्ट हुआ है। जिस तरह से लगातार चाहे स्टेट पुलिस की बात करें या सीआरपीएफ की बात करें, वो लगातार इस मामले पर ज़्यादा जोर देते थे कि किसी तरह से अगर कहीं पे भी कहीं सड़क पर आईडी कोई प्लांट कर रखा है या अगर कोई हमले की तैयारी है तो इस मामले पर उचित इनपुट्स होने चाहिए। लेकिन ये इनपुट्स नहीं मिल पाए तो कहीं न कहीं वो फेल्योर जरूर है। लेकिन इस मामले पर आगे चर्चा की जाएगी। शंकर, बिल्कुल फेल्योर ही किया जाएगा। कैसे हुआ? हमारे साथ ओम प्रकाश भी लगातार रांची से बने हुए हैं। ओम प्रकाश, ये बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जो इनपुट्स मिलने चाहिए थे झारखंड जागुआर या झारखंड पुलिस को वो नहीं मिल पाए, और कहीं ना कहीं ये माना जाए कि वाकई जो नक्सली थे वो पहले से तैयार थे और मुखबिरी हो रही थी उनकी कि यहां पर सुरक्षा बलों की मूवमेंट होनी है, और यही वजह है कि पूरे प्लान तरीके से यहां पर आईडी जो है वो लगाया गया, लैंडमाइंस लगाया गया। तो कहीं ना कहीं खुफिया तंत्र फेल हो रहा है झारखंड पुलिस का। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से ये घटना हुई है उससे साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि पूरी घटना में इंटेलिजेंस फेलियर है और वो इसी वजह से इस तरह की घटना में शामिल हो पाए और इस तरह की घटना वारदात हो गई, जो कि काफ़ी दुखदायक है। लेकिन हाल के दिनों की अगर बात की जाए तो चाईबासा इलाके से करीब 105 आईडी पुलिस के द्वारा भी रिकवर की गई है, सुरक्षा बलों के द्वारा रिकवर की गई है, जो एक बड़ी उपलब्धि भी है। और इसमें साफ तौर से कहा जा सकता है कि इंटेलिजेंस जो है पुलिस को मिलते रहे, इनपुट मिलते रहे, उसके कारण ही ये आईडी बरामद हुए हैं। लेकिन हाँ, इस तरह की घटनाएं भी लगातार हो रही हैं, जो कि बताता है कि इनपुट जो है जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, और उसी वजह से ये वारदातें जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और इसका आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो इसे लेकर अब जो नई रणनीति है उस पर सोचने की ज़रूरत है। वहीं पर सरकार की के साथ भी समन्वय बनाकर काम करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह की घटनाएं न हो। वहीं पर पुलिस को भी ये भी सोचना होगा कि जिस तरह से लैंडमाइंस बिछाए गए हैं हर जगह पर, अगर कहा जाए तो जहां से जवानों का मूवमेंट होता है उन इलाकों में जिस तरह से बनाए गए हैं, जो लैंडमाइंस बिछाए गए हैं, उनसे बचने के लिए या फिर उन्हें, लेकिन शंकर ये लैंडमाइंस जो है नेस्तनाबूद लैंडमाइंस जो है जवानों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, चाहे हमारे इंटेलिजेंस की बात हो, सीआरपीएफ जवानों के, पुलिस जवानों की। और हमने थोड़ी दिन पहले एक खबर भी दिखाई, जो सीरीज लगाया गया था, कैसे पूरे पहाड़ को, जुमरा पहाड़ को घेरा गया था। क्या इससे बचने का कोई तरीका नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है जिसका फायदा मिले हमारे जवानों को, जान माल का नुकसान कम हो, नक्सलियों पर नकेल कसी जाए? जी, जाहिर तौर पर अनुप, इससे निपटने के लिए जो उन्नत तकनीक की ज़रूरत है शायद वो नहीं है। हालांकि जब इससे वरीय अधिकारियों से भी इस बाबत सवाल पूछे गए तो उनका साफ तौर से कहना है कि पुलिस तमाम जो एहतियातन उपाय हैं वो किए जा रहे हैं। बीडीएस की भी टीम जो है वो लगातार मूवमेंट करती है और जो लैंडमाइंस है उन्हें निष्क्रिय भी किया जाता है। लेकिन लगातार तकनीक में भी अगर बात की जाए, नक्सलियों की तकनीक भी लगातार बदलती रहती है, जिस वजह से अब तक इस लैंडमाइंस को लेकर पुलिस के पास जो भी संसाधन या फिर कहा जाए तो उसे पहचान करने के लिए या फिर उसे निष्क्रिय करने के लिए जो उपाय होने चाहिए वो संसाधन हर बार बदलने पड़ रहे हैं, जिस वजह से पुलिस अब तक वहां तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि देखना होगा कि आज भी जब डीजीपी से इस बाबत हमने पूछा तो उनका साफ तौर से कहना था कि पुलिस पूरी तरह से तैयार है और जिस तरह से ये घटना हुई है उसका जवाब जो है
वो दिया जाएगा, वो भी पुलिस अपने अभियान के द्वारा ये जवाब नक्सलियों को देगी। तो कहा जाए कि सख्त संदेश जो है वो झारखंड बिल्कुल एक सख्त संदेश देने की जरूरत है और मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है नक्सलियों को, ताकि नक्सली इस तरह का दुस्साहस ना करें, नक्सली दोबारा इस तरह की घटना को अंजाम देने की सोचे भी ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए ओम प्रकाश और शंकर। तो लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। वहीं सरयू राय ने क्या कुछ कहा है इस पूरे नक्सली वारदात को लेकर, सुनते हैं। नहीं, ये घटना होने का सीधा मतलब है कि हमारे पदाधिकारी इसके प्रति सावधानी नहीं बरत रहे हैं। अखबारों में रोज बातें आ रही हैं, जो नक्सली पकड़े जा रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि हमने कई जगहों पर आईडी ब्लास्ट के लिए आईडी लगाया है हमने। तो ये तो विफलता है प्रशासन की और इसको सरकार को भी इसी रूप में लेना चाहिए। ये घटनाएं बढ़ेंगी तो माना जाएगा कि सरकार कानून व्यवस्था बनाने में सफल नहीं। पुलिस के जवान निरर्थक मारे जाते हैं और उनका जो अगला दस्ता है अधिकारियों का है, या खुफिया विभाग है, स्पेशल ब्रांच है, CID है, ये सब सारी सूचनाएं समय पर क्यों नहीं दे रहे हैं? और दे रहे हैं तो फिर इनके खिलाफ में अभियान क्यों नहीं हो रहा है? और बात एक बड़ी खबर की करते हैं जो इस वक्त सरायकेला से आ रही है। सरायकेला में एक युवती ने 1 महीने तक बंधक बनाकर रेप करने का गंभीर आरोप लगाया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सरायकेला से है और युवती कह रही है कि 1 महीने से उसे बंधक बनाया गया था और 60 से ज्यादा लोगों पर उसने नशे की सुई देकर रेप करने का आरोप लगाया है। पीड़ित युवती जमशेदपुर के सालगाजोड़ी फाटक के पास की रहने वाली और किसी तरह दरिंदों के चंगुल से छूटकर भागी पीड़ित ने अपनी पूरी दास्तान लोगों को सुनाई। इसके बाद चांडिल पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। चांडिल पुलिस ने पीड़ित को अपनी कस्टडी में लिया और उससे पूछताछ कर रही है। हालांकि युवती की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, यह भी बात सामने आ रही है। पीड़ित की निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी भी की, लेकिन वहां पर घर की जगह गैरेज मिला। ऐसे में पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। वहीं पीड़ित की ओर से पल पल बदलते बयान से पुलिस को भी जांच में परेशानी हो रही है। बंधक बना रखा और हमको सुई नशा देता था। रोड डेली अफवाह में सुई डाल के लेके आया था हमको नशा का और गलत काम किया मेरे साथ। 60 आदमी सबसे बंधक बनाया गया। 60 आदमी सबसे बंधक बनाया गया था 1 महीने से। हाँ, और अभी मार उठे ना पूरा चलने नहीं सके, कमर में पूरा घाव कर दिया है। कमर में मारा, सुई दिया, पैर में सुई गड़ा हुआ है, सुई निकलवा दीजिए खाली मेरा। डॉक्टर पास हमको डॉक्टर पास जाना है। आप लोग से विनती करते आप मेरा मदद करिए। और हमारे सहयोगी विकास इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे जुड़े हुए हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट है? पल पल ये महिला बयान भी बदल रही है, पुलिस को जांच करने में भी परेशानी हो रही है और निशानदेही पर जहां छापेमारी की गई वहां घर की जगह गैराज मिला है। क्या सच्चाई है इस पूरी कहानी के पीछे? देखिए, सच्चाई का अब तक पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन ये जो युवती है ना, जिस तरीके से हैरत अंगेज खुलासा की है, उससे सभी लोग काफी कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर बात क्या हुई है। पुलिस अभी तक को अपने संरक्षण में ले ली है, उसके बयान को दर्ज कर रही है और जो भी बात बता रही है उस आधार पर पुलिस जाकर जांच कर रही है। अभी तक प्राथमिक रूप से इस पीड़िता ने जिस घर की बात कही थी, वहां जब पुलिस गई है तो वहां एक गैराज मिला है और उस गैराज में काफी सामान भरे हुए हैं, जगह भी काफी कम है, जहां पर इस पीड़िता द्वारा बताया गया है कि बंधक बनाया गया था और उसके साथ काफी लोगों ने विकास, मेडिकल जांच कराई गई युवती की, कई तरह के गंभीर आरोप लगाए, इंजेक्शन देने की बात कही है, मेडिकल जांच हो पाई? मेडिकल जांच अभी नहीं हो पाई है। ये महज 2-3 घंटे पहले की बात है जब पुलिस को ये मिली है, तो पुलिस पहले उसके निशानदेही पर अभी जगह की तलाश कर रही है, लोगों की तलाश कर रही है और साथ ही साथ उसको मेडिकल कराने की भी कवायद में जुटी है। तो देखिए, ये बड़ी खबर सरायकेला से इस वक्त आ रही है, जहां एक महिला ने गंभीर आरोप लगाया, 60 लोगों पर 1 महीने तक बंधक बनाकर नशे की सुई देकर, इंजेक्शन देकर रेप करने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि बार बार महिला अपना बयान बदल रही है, जिससे उन्हें जांच में परेशानी हो रही है।
और अब बात करते हैं मुंगेर की, जहां के जमालपुर के दारोगा का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। और इस ऑडियो में आपको बता दें, दारोगा रिश्वत लेने की बात कर रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। आपको बता दें कि दारोगा जमालपुर थाना का प्रभारी है विश्वनाथ राम, जो जमीन विवाद में 144 लगाने के नाम पर 10,000 रुपए की मांग कर रहा है। यह बातचीत दारोगा और स्थानीय वकील सहनी के बीच हो रही है। वायरल ऑडियो में कुछ रुपए लेने की बात दारोगा फोन पर स्वीकार भी कर रहे हैं। और अब बात विधानसभा में हुए माले विधायकों के प्रदर्शन का, हंगामा का। जी हां, भूमि राजस्व सुधार और विभाग के जो चर्चा होनी थी विभाग पर, उससे पहले आज माले विधायकों ने जोरदार हंगामा किया है। प्रदर्शनकारी विधायकों ने भूमिहीन गरीबों को 5 डिसमिल जमीन देने की मांग की सरकार से। और अपनी नारेबाजी के दौरान विधायकों ने सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। बिहार विधानसभा में भूमि सुधार विभाग के बजट पे आज चर्चा होनी है और उससे पहले जो है माले के जो विधायक हैं वो तमाम नारे लगा रहे हैं और गरीब भूमिहीन को वास्तविक पर्चा देने की बात है, बंदोपाध्याय आयोग की सिफारिशें लागू करने की बात है और शहरी गरीबों का आवास नीति बनाने की बात को लेकर के आज यहाँ पे देखिए विधानसभा शुरू होने से पहले नारेबाजी शुरू है और ये अपने मांगे जो है वो रख रहे हैं। आज भूमि सुधार विभाग का है, उसमें क्या मांगे आप लोग? नीतीश कुमार जी जो ढकोसला कर रहे हैं गरीबों के प्रति, आपको मालूम होना चाहिए नीतीश कुमार की सरकार ने 2006 में डी बंदोपाध्याय को लेकर के एक कमीशन बनाया और कमीशन ने सिफारिश की कि बिहार में 21,85,000 एकड़ जमीन सीलिंग से फाजिल है, गैर मजरूआ जमीन है। ऐसे जमीन को निकाल करके भूमाफियाओं से कब्जा वापस लेकर के कब्जा करके इन गरीबों को 1 एकड़ जमीन कृषि के लिए 10 डिसमिल जमीन आवास के लिए देना चाहिए। ये सिफारिश लागू करे और आजादी के 70 साल के बाद भी 100 साल से ज्यादा बसे हुए भूमि पर गरीबों को उसका अधिकार नहीं है। ऐसे गरीबों को वास्तविक पर्चा देने की मांग जोरदार ढंग से हम करेंगे। जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन देने की बात है। क्या सदन के अंदर भी ये आज हंगामा प्रदर्शन होगा? प्रदर्शन करेंगे हम लोग और किसान विरोधी, भूमिहीन विरोधी, गरीब विरोधी इस सरकार को हम लोग घेरने का काम करेंगे। ये सिर्फ गाल बजा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। सरकार तो दावे करती है कि भूमिहीनों के लिए कर रहे हैं। कहाँ कर रही है सरकार? 21 लाख एकड़ सीलिंग से फालतू जमीन, गैरमजरूआ जमीन, ये सरकार ने डी बंदोपाध्याय का आयोग बना करके निकाला है और उस दिन से 2010 से आज तक गरीब मांगते रह रहे हैं, कहीं नहीं गरीबों को मिला। हमारी मांग है कि सरकार गरीबों को जमीन दे और जो सरकारी जमीन पर गरीब बसे हुए हैं उनको पर्चा दे। तो जितने भी भूमिहीन गरीब हैं उन्हें जमीन देने की बात हो रही है और मुखोपाध्याय जो कमेटी है उसे लागू करने की मांग माले के विधायक उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और खबर दोपहर के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।